17 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, डेट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है उसके बारे में थोड़ा देर के लिए मत सोचिए, है ना। बढ़ेगा तो आपके लिए अवसर हो सकता है, लेकिन आपकी तैयारी 17 नवंबर तक हो जानी चाहिए, है ना। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग आज का क्लास जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग वहाँ पे जितने भी फैक्ट हैं उसी को हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ से बीपीएससी में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। तो एक बार क्यों ना पूरे डिस्ट्रिक्ट को हम लोग, जो बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो जिलावार हम लोग कुछ जो इवेंट्स है, कुछ घटना है, कुछ फैक्ट्स है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे गया। आज हम लोग गया के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो आप अभी मैप देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है, ये आपको गया है। और गया एक तरफ से औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा और नवादा से घिरा हुआ है, और दक्षिण में यह झारखंड के सीमा के साथ जो है इसकी सीमा सटती है। यहाँ पे मगध विश्वविद्यालय भी यहाँ पे देख रहे हैं, महाबोधि मंदिर भी है, बोधि वृक्ष भी देख रहे हैं गया में। विष्णुपद मंदिर से हमेशा सवाल पूछा जाता है। गया हवाई अड्डा है, और यहाँ पे दक्षिण बिहार की केंद्रीय विश्वविद्यालय है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं गया के बारे में। गया जिले का निर्माण 1865 ईस्वी में हुआ था। 1865 में गया जिला का निर्माण 1865 में किया गया था। इसका निर्माण, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 4976 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कुल क्षेत्रफल 4976 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। यहाँ पे लोकसभा की कुल सीटें 1 हो जाएगी। लोकसभा की कुल सीटें 1 हैं और विधानसभा की कुल सीटें 10 हो जाएगी। और प्रसिद्ध जो स्थान है वो हो जाएगा बोध गया। यानी कि गया है सर्वाधिक तापमान वाला जिला। गया में सर्वाधिक तापमान, यानी कि सबसे ज़्यादा ठंडा और सबसे ज़्यादा गर्म गया में ही है। वर्तमान में यह मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। गया मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है, मगध प्रमंडल के अंतर्गत है ना। ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और गया का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों, यहाँ तक कि रामायण और महाभारत से भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस क्षेत्र का गया नाम इस क्षेत्र में निवास करने वाले असुर देखिए राक्षस गयासुर के नाम पर पड़ा। यहाँ पे इससे प्रतीत होता है कि भारत में, है ना, भारत में जो लोग रहते थे, क्या कहता है, एक अन्य मान्यता के अनुसार इस क्षेत्र का गया नाम इस क्षेत्र में निवास करने वाले असुर राक्षस गयासुर के नाम पर पड़ा है। भारत को बसाने वाले यही लोग तो थे, है ना, जिसको इस पौराणिक ग्रंथों में राक्षस कहा गया है ना, असुर कहा गया है। वही लोग असली भारत के निर्माता हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे भी सब चीज़ें लिखा हुआ है, बस समझने की और देखने की दृष्टिकोण होना चाहिए, है ना। चलिए, प्राचीन इतिहास में महाजनपद काल, गया क्षेत्र प्राचीन समय में मगध महाजनपद का हिस्सा था। मगध महाजनपद का हिस्सा था यह। मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे तो 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने गया पर आक्रमण किया था। बख्तियार खिलजी ने गया पर आक्रमण किया था, और इसके बाद यह क्षेत्र शेरशाह सूरी और मुग़ल शासकों के अधीन रहा। शेरशाह सूरी और मुग़ल शासकों के अधीन रहा। अंग्रेजी शासनकाल में देखिए तो 1764 ईस्वी में, यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद यह क्षेत्र अंग्रेज़ों के नियंत्रण में चला गया। अंग्रेज़ों के नियंत्रण में चला गया और 1865 में यह स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आया। इससे पहले यह बिहार व रामगढ़ संयुक्त क्षेत्र का हिस्सा था इस समय। कालांतर में गया जिले से औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद 3 नए जिले बने, है ना। गया से औरंगाबाद, नवादा और जहानाबाद, है ना, 3 नए जिले बने हैं इसी से। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग, कुछ और फैक्ट्स भी है। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, है ना, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या यहाँ पे हो जाएगा
43,91,410। यहाँ पे टोटल जनसंख्या 43,91,410 हो जाएगा, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा है, यानी कि 22,66,566 है, और महिलाएं 21,24,052 हो जाती हैं। लिंगानुपात इसका 937 है। 937 लिंगानुपात है, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो होता है उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर। सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर बात करेंगे तो यही डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज। गोपालगंज में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। बिहार में पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन हो जाएगा, तो गोपालगंज हो जाता है। जैसे पूरे भारत में अगर राज्यों की बात कर दे तो केरल हो जाता है। यहाँ पे देखिए शिशु लिंगानुपात जो है, लिंगानुपात तो आप देख लिए 937 है, और शिशु लिंगानुपात अगर पूछे तो 960 हो जाता है। यहाँ पे कितना है, 960 है। साक्षरता दर देखिए, साक्षरता दर यहाँ पे 63.37% है। अगर पूरे बिहार की साक्षरता दर की बात करें तो 61.8% है, जो सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास का है। सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास का है और सबसे कम पूर्णिया का है। पूर्णिया का साक्षरता दर कितना, 63.37%। पुरुषों की साक्षरता अधिक है, 73.31% है, और महिला साक्षरता 53.34% हो जाता है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ निरंजना, लीलाजन कहते हैं, और इसी निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे मोहना नदी और फल्गु नदी इसी क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं, और इसी फल्गु नदी के किनारे गया बसा हुआ है, और इसी फल्गु नदी पर रबर डैम बनाया जा रहा है। रबर डैम यहीं पे बनाया जा रहा है, फल्गु नदी पे। प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ा जाए। अनुमंडल यहाँ पे 4 है, गया सदर, टुकरी, सिरघाटी, निमचनी, बथनी हो जाएगा। चलिए यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जा सकते हैं। पर्यटन और धार्मिक स्थल की बात किया जाए तो यहाँ पे तीर्थ स्थल है फल्गु नदी तट। फल्गु नदी तट, और ये फल्गु नदी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने तो देखिए, कहा जाता है, कुछ कहावत है, ऐसे आपको पता है पौराणिक कथाओं में बहुत सारी चीज़ें लिखा गया है। उसमें ये कहा गया है कि इस नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पे स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। और इस नदी में लोग पिंडदान करते हैं, फल्गु नदी में। और इसी नदी के तट पर गया बसा हुआ है, और यहीं पर इसी फल्गु नदी पे ही रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। सीता कुंड यहीं पे है, अक्षय वट भी यहीं पे है, मंगला गौरी, रामशिला पहाड़ी और प्रेतशिला पहाड़ी, ये जो 3 पहाड़ियाँ दिख रहा है, ये 3 पहाड़ियों से गया घिरा हुआ है। यहाँ पे बौद्ध धर्मस्थल 80 फुट की बुद्ध प्रतिमा बनाई गई है। अनिमेष लोचन चैत्य है। विष्णुपद मंदिर है जो पूछा गया है, और ये विष्णुपद मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी, देख लीजिए, इसका निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने करवाया। विष्णुपद मंदिर बीपीएससी में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया होगा। विष्णुपद मंदिर कहाँ है, गया हो जाएगा। किसने बनवाया, इंदौर की रानी है जिसका नाम है अहिल्याबाई। अहिल्याबाई के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष। महाबोधि मंदिर जो बोध गया में स्थित है, महाबोधि मंदिर, इस महाबोधि मंदिर का निर्माण बहुत सारे, मतलब कहें तो जापानियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है ना। और बोधि वृक्ष जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसी बोधि वृक्ष को एक शासक था जिसका नाम था शशांक, गौड़ वंश का सम्राट था, शिव भक्त था। उसको बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म से बहुत ही ज़्यादा दुखी था, तकलीफ़ था, नफरत करता था, और यही वजह था कि इस बोधि वृक्ष को उसने कटवा दिया। हालांकि इसे कनिंघम ने इसे लगवाई, और श्रीलंका से ला करके यह 4थी पीढ़ी की वृक्ष हो जाती है। 4थी पीढ़ी की पूछा गया सवाल है यह।
उसके बाद यहाँ पे देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, ये गया में ही है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान मगध विश्वविद्यालय यहीं पे है, और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भी यहीं पे है। परिवहन तो बोध गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और यह हवाई अड्डा भारत के प्रमुख शहरों के साथ साथ थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, वियतनाम, श्रीलंका और जापान से जुड़ा हुआ है। इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ये जापान के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, वियतनाम, श्रीलंका और जापान। और ये सारे जो कंट्री हम लोग अभी देख रहे हैं, ये सब बौद्ध कंट्री है, बौद्ध कंट्री है। यहाँ पे बड़ा अजूबा लगता है कभी कभी, है ना। भारत सदियों से अंधविश्वास में जीता रहा। भारत हमेशा जाति व्यवस्था में जीता रहा। कहा जाता है, इतिहास के पन्नों में पढ़ने से बात पता चलता है, दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो बुद्ध की तरह हुआ हो। बुद्ध ने पूरी, मतलब कह सकते हैं कि भारत, एशिया, जितने भी क्षेत्र था, जिस तरीके से जगाया, भारत के कोई भी संत ऋषि इस तरीके से भारत के लोगों को नहीं जगाया होगा। लेकिन भारत के लोग नहीं जाग पाए, और एशिया में इसकी प्रकाश इस तरह से प्रकाशित हुआ कि देखिए सब बौद्धिस्ट हो गए, और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है ज्ञान के मामले में, विज्ञान के मामले में, हर चीज़ में बहुत ही परिपक्व है। लेकिन हमारे यहाँ, खैर छोड़िए, इस बात पे बहस हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सब मेंस वगैरह में काम आता है, ये सब एथिक्स में काम आता है ना। और ये सब चीज़ें क्या है, जब आप ऐसे लिखने जाते हैं उस समय काम आता है ना। न्यूज़पेपर खूब पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो तर्क करने में बुद्ध ने सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले लोगों को तर्क करना सिखाया। उन्होंने कहा कि जो हम बोल रहे हैं वो सच है या नहीं, डायरेक्ट मत मानो, जिस तरह से भारत में होता है, फलाना भगवान ने कहा और ये सच ही मान लिया जाता है। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे सारी समस्याओं का जड़ एक ही जगह है, वो है ज्ञान के शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण कहीं जाने से नहीं होगा, है ना। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा कल्याण सिर्फ एक जगह हो सकता है, वो है शिक्षा। तुम्हें शिक्षा के शरण में जानी चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध का मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान के शरण में जाना चाहिए। खैर चलिए, हम लोग अगला जो टॉपिक है ना, वो मुजफ्फरपुर हो जाएगा, और मुजफ्फरपुर को हम लोग देखते हैं बारी बारी से। जितने भी 38 जो डिस्ट्रिक्ट है, वो सारे 38 डिस्ट्रिक्ट को हम लोग करेंगे, जहाँ से प्रश्न आएगा। एक बार रिवाइज हो जाए तो बिहार स्पेशल में जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं वो छूटेगा नहीं आपसे। इतना ज़रूर कोशिश किया जाएगा ताकि आपका स्कोर बढ़े, है ना, स्कोर बढ़े। और आपको हम ज़रूर कहेंगे 70 बीपीएससी के लिए अगर लगे हैं तो अभी भी वक्त है। 17 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, डेट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है उसके बारे में थोड़ा देर के लिए मत सोचिए, है ना। बढ़ेगा तो आपके लिए अवसर हो सकता है, लेकिन आपकी तैयारी 17 नवंबर तक हो जानी चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।